तक तो बहुत अच्छी खेती चली आई कि हमने जैसे तैसे करके नर्सरी लगाया और एक अच्छी खेती उस समय तक करते आए। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता चला। उस समय क्या था कि हम छोटे एकरेजेस पे खेती करते थे, 100-150 एकड़ तक में खेती करते थे। तो खाली शाम को ही पौधा लगा सकते थे। अगर आपने मिट्टी से पौधा निकाला है, उसको आप सुबह लगाएंगे तेज धूप में, तो वो पौधा बचेगा क्या? करते हैं सर आप लोग? नहीं बचता। बहुत बढ़िया। तो जब हम इस चीज़ से अब बाहर आए कि अब हमें 300-400 एकड़ में पौधे लगाने हैं, अब सिर्फ शाम शाम को पौधे लगाने जाओ तो पूरा महीना निकल जाएगा। तो उसको जल्दी करने का है। तो फिर प्लग नर्सरी जो हम बोलते हैं, जो अभी तक सब बात करते आए हैं, फिर हमको उस पर आना पड़ा। तो उसके लिए पॉली हाउसेस का हमें ज़रूरत पड़ता था। तो ये इनिशियली एक नीड के तरह हमारे लिए चालू हुआ कि पॉली हाउस के अंदर नर्सरी करने से एक तो इंसेक्ट प्रूफ, आप देखेंगे वो जो उधर पे मैश है वो 40 माइक्रोन का मैश है, तो वहाँ से इंसेक्ट नहीं आ सकता, तो इंसेक्ट प्रूफ मैश। उसके बाद ऊपर में पॉलीथीन। तो अगर बारिश भी हो जाती है तो हमको दिक्कत नहीं होती थी। अगर आप नेट के अंदर में खेती करेंगे, शेड नेट के अंदर में खेती करेंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा बारिश के समय में बहुत ज़्यादा डिजीज़ आता है। तो जब नर्सरी करते हैं और पानी तेज़ गिरता है और आपने नेट लगा के रखा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है नर्सरी बचाना। पहले बीज किलो में मिलता था, आज बीज गिन के देते हैं। साहू का बीज का पैकेट आता है, गिन के आता है ना, एक पैकेट में इतना बीज है करके। एक बीज का कीमत पुराने समय में 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा। आज करेले का बीज आप लेने जाओ 2-2, 3-3 रुपए का एक बीज देते हैं, और पैकेट में भी गिन के। तो वो एक समय था कि अगर बीज ज़्यादा भी लग जाए तो दिक्कत नहीं था। उस समय हम गोभी का नर्सरी करते थे। 1 एकड़ को नर्सरी डालने के लिए, 1 एकड़ को खेती करने के लिए 300 ग्राम का बीज लेते थे। उस समय गोभी का बीज का रेट था 10,000, 15,000 रुपये। आज 50,000 से 80,000 तक जाता है। तो उसको कम कैसे करने का, क्योंकि हमको तो उतना पैसा नहीं मिलने वाला है। गोभी का रेट, क्योंकि बीज का रेट ज़्यादा है तो हमको तो सामने वाला गोभी का रेट ज़्यादा देगा नहीं, तो बीज को कम करना। तो नर्सरी प्रैक्टिसेस को अच्छा किया हमने, और आज सिर्फ 80 ग्राम में 1 एकड़ को नर्सरी आराम से होता है। तो 300 ग्राम से हम 80 ग्राम पे आ गए। तो जो बीज का कॉस्ट है, आपको किस तरीके से अपने पैसे बचाने हैं, उसके लिए सबसे पहला था अच्छी नर्सरी। तो पॉली हाउस में नर्सरी करने के लिए यूजुअली आपको एक वो ट्रे लगेगा। ट्रे के साथ में ये मैनुअली सीडिंग करते थे पहले हम लोग। इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आता है। वो छेद कर रही है, जो छेद कर रही है वो एक बराबर एक डेप्थ पे कर रहे हैं, ताकि जब बीज उगे तो सारे के सारे एक साथ उगे। कोई आज उगेगा, कोई कल उगेगा, कोई परसों उगेगा। मैं उसे पानी कैसे दूंगा? किसी को पानी का ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को पानी का कम ज़रूरत है। जिसको कम है उसको ज़्यादा पानी दिया तो उसका जड़ गलने लग जाएगा, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको कम दिया तो पौधा मुरझाने लगेगा। तो ये ना हो, उसके लिए सबसे पहला था कि हम बीज को एक बराबर डेप्थ पे डालें हमेशा। तो उसके लिए वो लोहे का डिबलर बनवाया था हमने, और वो मैनुअली ऐसा करके उस बीज को डालते थे। पर धीरे धीरे रकबा बढ़ता गया। आज 1000 एकड़ के लिए नर्सरी करने के लिए एक बार में हम मैनुअली उतना सारा बीज नहीं डाल सकते। तो उसके लिए फिर हमने मशीन्स ले करके आए। तो ये ऑटोमेटिक सीडिंग लाइन है। एक लेबर दिन भर में 100 ट्रे को सीडिंग कर सकता है, अगर शिद्दत से मेहनत की उसने तो अच्छे से। उसमें भी आपको 20% ऐसा ट्रे मिलेगा जिसमें उसने कहीं पे बीज ठीक से नहीं डाला है, कहीं पे उनसे गलती हो गई। वो जानबूझ के नहीं करते हैं, ह्यूमन है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए ये मशीन हमने ले करके आया। ये लगभग 1 घंटे को 600 ट्रे करता है, और 12 लेबर लगती है इसको चलाने के लिए। तो ये मशीन पहले खाली ट्रे आपको डालना है एक साइड से, वो कोकोपीट भरता है ट्रे को। कोकोपीट भरने के बाद उसमें छेद करेगा, उसमें बीज डालेगा, और उसको कवर करके पानी डाल के बाहर निकालते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर आपने देखा, इसके पहले सभी जो भी स्पीकर आए थे पहले उन्होंने कहा एक सही टेम्परेचर होता है, उसको हम सीड विगर बोलते हैं। यदि आपने गलत टेम्परेचर पे बीज को उगाया तो बीज की काफ़ी सारी शक्ति उगने में ही ख़त्म हो जाती है, और जो शुरू में जो पौधा आता है वो बहुत अच्छा पौधा नहीं आता है। तो सीड विगर को मेंटेन करके रखने के लिए हम जर्मिनेशन चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर में कुछ नहीं है, खाली एक एसी लगा है। वो गर्मी में ठंडा कर सकता है और ठंडी में गर्मी कर सकता है। हॉट एंड कोल्ड एसी है। यूजुअली हॉट एंड कोल्ड एसी में अगर आप एसी के अंदर जाते हैं तो
नमी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है। तो ट्रे में से नमी ना हटे उसके लिए ट्रे को सील कर देते हैं और इस तरीके से रैक्स में जमा के रखते हैं। तो इसमें से अब जो बीज उगता है, यूजुअली जो ट्रे उगता है, आप ऐसा देखेंगे तो सारे के सारे पौधे लाइन से एक जितने बराबर आएंगे, क्योंकि उसे टेम्परेचर सही मिला, उसे पानी सही मिला और वो सही जगह पे है, यानी एक बराबर होल के अंदर में है। यदि वो ऊपर नीचे होगा तो कोई बाद में उगेगा, कोई पहले उगेगा। यदि आपने टेम्परेचर, पानी और सही टाइप से उसकी सोइंग की है तो सारे के सारे बीज एक साथ उगते हैं, सारी नर्सरी एक साथ आती है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही समय पे नर्सरी तैयार नहीं की तो आप ग्राफ्टिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टॉक होता है उसे उगने में 60-70 दिन लग सकते हैं और आपके सायन को 20 से 25 दिन। अगर दोनों को एक साथ नहीं मिलाया, दोनों सही समय पे तैयार नहीं हुए, तो आप ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे? तो उसको बोल तो नहीं सकते पौधे को अभी रुक जा भाई, समझा तो सकते नहीं ना उसको। तो उसके लिए हमें अपनी नर्सरी में एकदम श्योर रहना है कि भाई 20 से 25 दिन में ये पौधा तैयार होने का है, 60 से 65 दिन में ये पौधा तैयार होने का है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस तरीके से आपको एक ये ग्राफ्टेड नर्सरीज हैं जो रखी हुई है हमारे यहाँ पे। तो एक इवन लेंथ पे आपको सारी नर्सरी मिलेगी। छोटी बड़ी छोटी ऐसे नर्सरीज नहीं आती हैं जल्दी। ग्राफ्टिंग के लिए जैसा आप अभी डॉक्टर के पास गए, किसी को भर्ती किए है, तबीयत ख़राब है, डॉक्टर बोलता है इसका ऑपरेशन करने का है, पर अगर उसका शुगर या बीपी बढ़ा हुआ है तो ऑपरेशन होता है क्या? नहीं कर सकते। पहले उसका शुगर बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले आदमी को स्वस्थ करना पड़ेगा, उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा। वैसे ही ग्राफ्टिंग भी एक ऑपरेशन है। दो पौधे को काट के जोड़ते हैं, तो ऑपरेशन होने से पहले पौधा भी स्वस्थ होना। तो स्वस्थ पौधे की परिभाषा क्या होती है? पहला, नर्सरी का आप हाइट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। आप स्टेम का गर्थ देखेंगे तो स्टेम भी थोड़ा मोटा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जड़ जो रूट्स है, वाइट रूट है और बहुत प्रोफ्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा जड़ें हैं, एक बराबर जड़ है, आपने उसको निकाला। कई किसान उसको बोलते हैं गुल्फ़ी, आपका गुल्फ़ी अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पे वो किसान बोलते हैं ऐसा निकालेगा सर गुल्फ़ी अच्छे से नहीं आ रहा है, नर्सरी नहीं चलेगा। ऐसा निकालेगा गुल्फ़ी अच्छे से आ रहा है तो नर्सरी चलेगा। तो उस तरीके से वो गुल्फ़ी बढ़िया बनना चाहिए एकदम। तो अगर रूट्स ने अच्छे से बाइंड किया है और वो ब्राउन नहीं हुआ है या येलो नहीं हुआ है, उसका मतलब है कि आपने सही तरीके से उसका केयर टेकिंग किया है और रूट्स बहुत हेल्दी है। तो ये एक पहला हेल्दी प्लांट हुआ। यदि आपने हेल्दी प्लांट उगाया तो आप एक हेल्दी क्रॉप ले सकते हैं। ये हमारे फील्ड का एक क्रॉप है, ये भाटे का फसल है। तो अगर आप नर्सरी, ग्राफ्टेड नर्सरी लगाना चाहते हैं तो नर्सरी लगाने से पहले प्राथमिकता होती है, कोई भी अगर आप वेजिटेबल का खेती कर रहे हैं, किसी भी सब्जी का खेती कर रहे हैं, यदि खेत में पानी भरा और 4 से 6 घंटे के लिए पानी आपके खेत में रुका तो 100% चाहे ग्राफ्टेड हो चाहे नॉन ग्राफ्टेड हो, पौधा मरेगा। इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे हम कितना भी अच्छा पौधा बना लें, पानी भरने का शिकायत रहा, मिट्टी वाटरलॉक रही, यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई रही, तो आप ग्राफ्टेड नॉन ग्राफ्टेड कोई भी पौधा लगाएंगे मर जाएगा। तो हमारे यहाँ जो यूजुअली होता है, ये एक हमारा फार्म है, लगभग 200 एकड़ का है। तो ये जो आप एरोज देख रहे हैं, पानी गिरेगा, खेत की ढाल बनी हुई है, पानी यहाँ पे आएगा, इस खेत का पानी इधर पे आएगा और सारा का सारा पानी ड्रेनेज से होते हुए बाहर निकल जाएगा। लगभग 2 फीट का ड्रेनेज रहता है। तो जितना भी खेत से पानी आता है वो सारा का सारा छोटी ड्रेनेज से हो करके एक बड़ी ड्रेनेज में जाता है और खेत से बाहर चला जाता है। हमारी कई फील्ड्स में पानी गिरने के 6 से 8 घंटे के बाद आप ट्रैक्टर लेकर के जा सकते हैं, जल्दी फील्ड सूख जाती है। तो यदि आप फील्ड को समय से नहीं सुखाएंगे, अपनी मिट्टी को समय से नहीं सुखाएंगे, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, पौधे की अगर जड़ मरने लगेगी तो पौधा कुछ भी नहीं कर सकता आगे। तो सबसे पहला कि पानी का निकास होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हम लोग कभी भी जो भी बेड बनाते हैं वो नॉर्थ साउथ फेसिंग बनाते हैं। अगर आपने ईस्ट वेस्ट बेड बनाया है, सूरज उधर से उगेगा, इधर अस्त होगा, तो पहले उधर अच्छी धूप मिलेगी, बाद में इधर अच्छी धूप मिलेगी, पर पौधे को एक बराबर धूप पूरे समय नहीं मिलेगी। फिर अगर हम उसको नॉर्थ साउथ करते हैं
तो पौधा इधर से निकल के सूरज इधर से निकल के इधर अस्त हुआ, पूरे समय पौधे को कंटिन्यू अच्छी धूप मिलती रही। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्शन आ रहा है सभी खेत में एक बराबर आएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो उधर नीचे के हिस्से में अच्छा टमाटर लगा है, ऊपर के हिस्से में कम टमाटर लगा है, या कहीं पे ज़्यादा दिख रहा है प्रोडक्शन, कहीं पे कम दिख रहा है, तो वो इवननेस नहीं आती है। यदि आपको एक बराबर रखना है तो उसके लिए नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक तो बहुत अच्छी खेती चल रही थी, हमने काफ़ी सारा ड्रेनेज बनाया, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन से खेती की। फिर 2002 में 2003 में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ने लगा कि एक होता है बैक्टीरियल विल्ट, जिसमें बैक्टीरिया जो होता है राल्स्टोनिया वो पौधे की जड़ में जाता है, जड़ से जाके स्टेम में चला जाता है, स्टेम में अपनी कॉलोनी बनाना चालू करता है। वो कॉलोनी बनती है धीरे धीरे, फिर एक समय ऐसा आता है जब वो इतनी बड़ी कॉलोनी बन जाएगी कि वो ऊपर जो पानी लेकर के जा रहा है, खाद लेकर के जा रहा है, उन नलियों को चोक करना चालू कर देगी। तो आपको क्या दिखेगा, यार कल तो पौधा बहुत अच्छा था, आज अचानक से मुरझा गया। और एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि पानी और खाद पौधे को नहीं मिल पाता है तो पौधा मुरझा के मर जाता है। तो ये बैक्टीरियल विल्ट में होता है। और दूसरा होता है नेमाटोड। हमने लगाया टमाटर था, वो मूंगफली जैसा दिख रहा है, उसको रूट नॉट नेमाटोड बोलते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे टमाटर और बैंगन की फसल होना लगभग ना के बतौर हो गया था। वहाँ के किसान 2002 से लेकर के 2004-05 तक लगभग 90% एरिया कम हो गया था कि जो टमाटर या बैंगन लगा सके। तो उसके लिए फिर सलूशन क्या हो, तो काफ़ी समय तक उस पर हमने खोज की। तो एक था क्रॉप रोटेशन, यानी आप ऐसी फसल लगाएं जिसमें बैक्टीरियल विल्ट ना आए। तो जो भी फसल नार वाली होती है, बेल वाली, जैसे कि खीरा हो गया, करेला हो गया, दूधी हो गया, तोरई हो गई, गलका हो गया, इनको बैक्टीरियल विल्ट नहीं आता है। तो आप अपने फील्ड पे साल 2 साल के लिए ऐसी फसल लगाएं कि जिनको बैक्टीरियल विल्ट नहीं आता है पर इनको नेमाटोड आता है। तो ये प्रॉब्लम, तो फिर हम नेमाटोड के कारण इसकी भी खेती नहीं कर सकते थे। तो फिर क्रॉप रोटेशन में मक्का और क्या बोलते हैं जिसमें बैक्टीरियल ना, मक्का था, और बरबट्टी को क्या बोलते हैं, काउपी, बरबट्टी, वो लगाते थे। फिर उसमें पैसा नहीं बनता था तो किसान लोग बोलते थे साहब ये क्या काम करने, पैसा नहीं आता जेब को, क्या करने का। फिर रेजिस्टेंट वैरायटी खोजना चालू किया। तो उस समय चियाताई करके कंपनी है थाईलैंड की, उनका एक टमाटर का वैरायटी आता था करिश्मा करके, उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, वो बैक्टीरियल विल्ट में नहीं मरता था। 2 साल 3 साल बहुत अच्छा चला, चौथे साल से वो भी गया। गुड ड्रेनेज जो आपको हमने बताया, सोइल सोलराइजेशन एक अच्छा मेथड हमको मिला था, जिसमें 3 महीने तक के काफ़ी अच्छी उसमें नेमाटोड या बैक्टीरियल विल्ट नहीं आता था। तो उसमें क्या करते थे, बेड तैयार करते थे, आप जो मल्चिंग लगाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट मल्च लगाते थे और उसको गर्मी के समय छोड़ते थे। गर्मी में वहाँ का टेम्परेचर जब 45-46 जाता है, सॉइल का टेम्परेचर 60-65 तक चला जाता था। उसके कारण जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे मर जाते थे। और कम से कम 3 से 4 महीने के लिए हमको विंडो मिल जाता था, या एक समय मिल जाता था कि हम 3 से 4 महीने के लिए ऐसी कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं जिसमें दिक्कत ना आए। और उसके बाद फिर लास्ट में जो सबसे सही मेथड लगा वो था ग्राफ्टेड पौधे लगाना, क्योंकि फिर हम अपना नॉर्मल जो खेती करते हैं वो कर सकते हैं। तो ग्राफ्टेड अगर आपको कहीं पे भी करना है तो सबसे पहले उसके जो रूट स्टॉक्स आते हैं उसका ट्रायल करना पड़ता है कि क्या वो तो नहीं मर जा रहा है। मालूम चला हमने जिसमें ग्राफ्टिंग करके दिया वही मर गया, तो पहले उसका ट्रायल करना है। तो आप इसमें देखेंगे कुछ पौधे मर रहे हैं बैक्टीरियल विल्ट से, कुछ नहीं मर रहे हैं। जो नहीं मर रहे हैं वो ग्राफ्टेड पौधे हैं और जो मर रहे हैं वो नॉर्मल पौधे हैं। तो अगर वो मर रहा है उसके बगल में कोई जिंदा है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस है, तभी तो वो जिंदा है, नहीं तो मर तो उसको भी जाना चाहिए था। ऐसा करके पहले हम लोग ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद ये सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये पौधा यहाँ पे नहीं मरता है तो हम इसके ऊपर इसका ग्राफ्टिंग करेंगे। तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो जिस खेत जहाँ पे कभी भाटे की खेती नहीं हो पाती थी, आज की डेट में वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना के रखे हैं। एक जगदलपुर के किसान हैं, उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन को 180 टन भाटा तोड़ा। तो क्यों?
अब वो जगदलपुर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, तो वहाँ साल भर तक आप भटे की फसल ले सकते हैं। वो भाई साहब ने लगभग 10 महीने तक एक बार पौधा लगाया, 10 महीने तक उसको हार्वेस्टिंग किया और 180 टन भाटा का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। जब यूनिवर्सिटी को मालूम चला तो यूनिवर्सिटी वाले बोले हो ही नहीं सकता, तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स वहाँ पे आए, उन्होंने उनके सारी डेटास देखा। वो फार्मर बहुत अच्छे से डेटा मेंटेन करते थे, रोज़ कॉपी में लिखते थे कि आज कितना टूटा, कल कितना टूटा, परसों कितना टूटा, उससे कितनी आय हुई, सभी चीज़ें वो मेंटेन करते थे। तो यूनिवर्सिटी वालों ने उसको पब्लिश कराया कि 1 एकड़ से इतना यील्ड आ सकता है करके। तो सबसे पहला था जो हमने देखा कि एक हेल्दी नर्सरी, फिर होता है फैन एंड पैड सिस्टम में आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग जब होता है तो हमें पौधे को उसके बाद एक अनुकूल टेम्परेचर देना है। जैसे ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, वैसा आईसीयू बना के रखना पड़ता है जिसमें टेम्परेचर 26 डिग्रीज के आसपास हम रख सकें मैक्सिमम समय तक। आप जितना 26 के ऊपर जाएंगे आपका ग्राफ्टिंग का सक्सेस उतना कम होता चलेगा, और 26 से जितना नीचे आएंगे आपको उतना ज़्यादा लंबा समय देना पड़ेगा पौधे को स्वस्थ होने के लिए। तो ये एक फैन एंड पैड सिस्टम है, एक साइड फैन होता है, दूसरे साइड में सेल्यूलोज पैड होता है, उसमें पानी गिरते रहता है, और इधर से फैन जब हवा खींचता है तो वो पानी से होते हुए हवा जो आती है वो ठंडी हो जाती है, जैसे एक बड़ा सा कूलर होता है। तो हम ये समझिए कि कूलर के अंदर बैठ के हम काम कर रहे होते हैं, और उसमें इस तरीके से एल्यूमिनियम का बेंचेस रहता है, बेंच बना करके हम करते हैं, ऊपर में शेडिंग नेट है। तो ये ऑटोमेटेड रहता है शेडिंग नेट, लग्स मीटर लगे हुए रहते हैं, उनको बताया जाता है कि इतने लग्स पे हमको लाइट रखना है। ज़्यादा लाइट होती है तो शेड अपने आप आ जाता है, कम लाइट होती है तो शेड अपने आप हट जाता है। यदि इसको मैनुअली करने चले तो कई बार प्रॉब्लम्स भी आती है, तो इसको ऑटोमेट करना सबसे आसान तरीका है। हालांकि बाद में कुछ समय बाद हमारा ऑटोमेशन ख़राब हो गया, फिर वो लड़के देख के बोल देते ज़्यादा लाइट आ रहा है, कम लाइट आ रहा है। तो आप इनिशियल दौर पे जब आप शुरू करते हैं तब हमें उतना ज़्यादा अनुभव नहीं रहता है, तो उस समय ऑटोमेट कर लीजिए।